कल आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के द्वारा एवं ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एंड ज्ञान के सौजन्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हम उन विशिष्ट अतिथियों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। और आज जैसे आप सबको विदित है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरा देश डॉक्टर्स डे मना रहा है। और आज हमारे विशिष्ट अतिथि जिनका मैं स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आज आपको अपने बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में और इतनी ऊंचाइयों को जो उन्होंने इतनी अल्प समय में, अल्प आयु में ही छू लिया है, बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है, उसके बारे में वो हमें अपनी जानकारी दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पूनम अग्रवाल हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। थैंक यू। डॉक्टर पूनम अग्रवाल सीनियर आई सर्जन हैं मां सरस्वती हॉस्पिटल मथुरा में। आप मां सरस्वती अस्पताल का जो नेत्र डिपार्टमेंट है, उसमें आपने 20 वर्ष पूर्व वो शुरू हुआ था और तब से आप उस अस्पताल से एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। और इन 20 सालों में आपका ये नेत्र विभाग वहां का मथुरा का सबसे सर्वोत्तम और सबसे ज्यादा जिसपे विश्वसनीय होता है वो आई सर्विस केयर सेंटर बन गया है। आप बचपन से बहुत ज्यादा मेधावी छात्रा रही हैं। आप हर वक्त सर्वोत्तम आती थी, टॉप करती थी स्कूल से लेकर कॉलेज तक। इसके बारे में हम जब उनसे बात करेंगे तो ज्यादा जानेंगे। और आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी पहले अटेम्प्ट में ही आपने उसमें अपने को पास किया और उसमें ज्वाइन किया। और आपने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के गिने चुने मेडिकल कॉलेज में से है और जो बहुत प्राचीन मेडिकल कॉलेज है, उसमें आपने एडमिशन लिया और वहीं से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन MS ऑप्थेल्मोलॉजी में किया, वो भी पहले अटेम्प्ट में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से ही। और उसके बाद आपने जब पढ़ाई अपनी खत्म की, उसके बाद आप 100 बेडेड रोटरी आई हॉस्पिटल चंदौसी में आपने कार्य शुरू किया 1997 से। और बहुत ही कम समय में आपने अपना नाम और शोहरत बहुत कमाई उस पूरे शहर में। आप का शुरू से एक सपना था कि आप बहुत जो भी कार्य करें मन से, लगन से, ईमानदारी से करें। और आपने ये सब करते हुए आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कहते हुए, जो मैंने इनका प्रोफाइल पढ़ा है, कि आपने 30,000 से ऊपर कैटरेक्ट के ऑपरेशन आज तक कर लिए। इतने कम समय में, करीब 23-24 वर्ष में 30,000 कैटरेक्ट की सर्जरी एक अपने आप में बहुत बड़ा मापदंड है और बहुत सक्सेसफुल आपका बेदाग कैरियर है। और आप उसके बाद आपने आज आपका जहां कार्यरत है मां सरस्वती अस्पताल में, वहां का हालत यह है कि दूर दूर से मरीज जो अपने आंखों के होते हैं वो आते हैं आपको दिखाने के लिए और आपसे आंखों की सर्जरी करवाते हैं। और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छी गृहिणी हैं एवं एक अच्छी मां हैं। मैं बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत करता हूं डॉक्टर पूनम अग्रवाल आपका कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। डॉक्टर पूनम अग्रवाल, मैं आपको पूरे मथुरा में, मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश में और अब तो दूर दूर तक, क्योंकि मेरा जब वास्ता होता है, जब मैं बात करता हूं तो इवन मुंबई से भी कुछ लोग बताते हैं कि वो सर्जरी कराने मथुरा जा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं आप मथुरा ही क्यों जा रहे हो, आप पे तो मुंबई में इतना सर्जरी का और इतनी अच्छे नेत्र चिकित्सालय हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, वहां पे एक डॉक्टर है तो आपका नाम आता है। तो जब आपने इतनी कम समय में इतनी ख्याति प्राप्त की है, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो अभी भी लोगों को नहीं पता। और हमारा इस कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का उद्देश्य ही है कि हम आपके उन अतीत के पन्नों को टटोलें और उनमें पता करें
आपकी अपनी जीवन यात्रा में कि आपने जीवन अपनी यात्रा कहां से शुरू की और आप आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची हैं, तो इसके पीछे सफलता का क्या राज है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर पूनम अग्रवाल की आप पैदा कहां हुई, कहां आपका बचपन बीता और कहां आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। डॉक्टर पूनम अग्रवाल प्लीज। सर, मैं चंदौसी की रहने वाली हूँ और वहीं पर मेरा जन्म हुआ और मेरी सारी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई। चंदौसी एक छोटा सा कस्बा है मुरादाबाद जिले में। मुरादाबाद जिसको लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, सभी लोग अगर नहीं जानते हो तो छोटा सा जगह है, वहां पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बहुत बड़े बड़े स्कूल्स नहीं थे, छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ी हूँ मैं। एक आर्य समाज संस्था का इंटर कॉलेज था जहाँ तक मैंने वहां पर 10th तक अपनी एजुकेशन ली थी। उसके बाद तो कोई मैं डॉक्टर पूनम अग्रवाल रोकना, तो आप जब 10th तक वहां पढ़ी, उस समय आपका स्कूल की क्या कंडीशन थी, कोई आपके टीचर्स कैसे थे, आपके जो क्लास फेलो सहपाठी या पैटर्न थी, तो कुछ कोई आपको अगर संस्मरण याद हो तो बताएं। टीचर्स, मैं अपने दो टीचर्स स्पेशली 10th में जो मुझे मैथ्स पढ़ाती थी और एक टीचर जो बायोलॉजी पढ़ाती थी, उन दोनों को बहुत पसंद करती थी, उनकी मैं काफी फैन थी। और उससे पहले तक भी हम जैसे बच्चे होते हैं तो हमें टीचर्स ही सबसे ज्यादा फैसिनेट करते हैं और वही हमारे आइडियल होते हैं, तो उन दोनों की मैं ज्यादा फैन थी। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स उस टाइम में अच्छे फ्रेंड्स थे, वो हालांकि सब लोग दूर हो गए हैं अब तो मुझसे, कुछ विदेश में जाके बस गए हैं, लेकिन बात होती है उनसे। ऐसा कोई खास संस्मरण तो मुझे नहीं याद तो उस ये स्कूल जो था वो लड़कियों का स्कूल था या उसमें लड़के भी पढ़ते थे। सिर्फ लड़कियों का स्कूल था सर, ये सिर्फ लड़कियों का स्कूल था। जी। तो आप उसमें वहां तक आप कौन सी क्लास तक पढ़ी। 10th तक पढ़ी थी सर, 10th तक पढ़ी थी। और उसके बाद उसके बाद फिर 12th में वहां पे एक्चुअली मैंने साइंस साइड पढ़ी थी 10th तक। आगे साइंस पढ़ने के लिए चंदौसी में कोई गर्ल्स स्कूल नहीं था और एक कोएड स्कूल था। तो उसमें 12th मैंने कोएड स्कूल से किया था, SM कॉलेज से। अच्छा अच्छा, तो वहां वो कोएड स्कूल में गई, तो उस वक्त स्कूल में एडमिशन लिया, तो उस वक्त आप बताई थी बहुत छोटा कस्बा रहा आपका। जी। तो उसमें आपको कभी कोई दिक्कत आई स्कूल में जाने में, क्योंकि छोटे कस्बे में उस जमाने में जब आप पढ़ी हैं, हालांकि आप ज्यादा पहले की नहीं है पढ़ी हुई हैं, लेकिन तब भी कोई आपको किसी तरह की अड़चन महसूस हुई थी क्या। हाँ, मेरे पापा हम थोड़ा ट्रेडिशनल वैल्यूज के थे, तो हालांकि मेरे मेडिकल में आने का किस्सा भी उन्हीं से शुरू हुआ था। बट साइंस उन्होंने दिलाई, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि वो सिंपल आदमी थे, चंदौसी में एक और गर्ल्स कॉलेज था, उनको लगता था उसमें साइंस सब्जेक्ट्स होंगे 12th में, लेकिन उसमें नहीं थे। तो जब मैं 10th के बाद 12th में जाने की बात आई और कोएड में जाने की बात आई, तो वो थोड़ा सा एग्री नहीं हुए। वो नहीं चाहते थे कि मैं कोएड में जाऊं, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि नहीं जाओगे वहां पे और यही पढ़ लोगे। तब पापा के एक फ्रेंड, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छी स्टूडेंट है, इसका करियर खराब मत करो। मेरी मदर, बल्कि मेरी मदर मुझसे भी पुरानी है, वो अपने एक छोटे से गांव में, हसनपुर जो गांव है, वो उस समय उस जमाने में कोएड में पढ़ी थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फिर मैं उसमें पढ़ी। तो आपने वहां से 12th किया 12th किया जी सर। और उसके बाद उसके बाद सर फिर अगेन मेडिकल की में जाना था, तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए मुझे कोचिंग के लिए पापा ने फिर से बाहर भेजने को मना कर दिया। फिर वहां पे मैंने लोकली कुछ टीचर्स पढ़ाते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनसे पढ़ना शुरू करा। बट पापा इस मूड में नहीं थे कि मैं ग्रेजुएशन के बगैर एक साल अपना खराब करूं, तो उन्होंने मुझे BSc में एडमिशन दिला दिया था। तो मैं BSc कर रही थी साथ साथ और अपना ट्यूशंस भी ले रही थी, तो पढ़ाई करा वहाँ पे। हालांकि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने ही सारे रिसोर्सेज नहीं थे, आजकल की तरह इस तरीके की चीजें नहीं थी। मैंने BSc के पूरे रेगुलर क्लासेस अटेंड करी। लास्ट में मेरे फिजिक्स वाले टीचर ने कहा कि तुम दो नाव पे पैर रखोगी तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगी और तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो जस्ट एग्जाम से पहले मैंने BSc ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने CPMT करा। तो थोड़ा डर था मन में कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया है, मैं CPMT भी नहीं क्रैक कर पाई और BSc भी रह जाएगा। लेकिन लकीली ईश्वर की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मेरे को सिलेक्शन मिल गया। और तब मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो एक थोड़ा सा अच्छा सा दिन था मेरे लिए।
तो बहुत ही गर्व का बात होगी आपके पापा के लिए कि आपका सिलेक्शन, और पहले अटेम्प्ट में ही जो आपका सिलेक्शन हुआ वो भी आपका यूपी के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हुआ। उस समय हम लोग इतने इग्नोरेंट थे सर, जैसे हो गया कि हाँ मेडिकल में जाना है, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि केजीएमसी बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। मैंने तो बस भर दिया लाइन से, जैसे टीचर ने बताया, मुझे पता भी नहीं था कौन सा पीछे आएगा कौन सा बाद में आएगा, और किस्मत से मिल गया। तो अब आपका जब वहाँ एडमिशन हुआ तो फिर तो वहाँ पे आप हॉस्टल में रही होंगी? हॉस्टल में रही सर। तो उस वक्त आपके पापा जी का क्या विचार रहा? सर एक्चुअली वो तो खैर गर्ल्स हॉस्टल था, तो उस समय उनका कुछ नहीं रहा। और वैसे भी सर उस समय मतलब मेरे फादर और फैमिली, वो लोग ना तो बहुत खुशी जाहिर करते थे किसी भी बात में, ना ही कुछ परेशानी, बस अपनी ब्लेसिंग्स मन में ही रख कर देते रहते थे। तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता था चीजों का। तो फिर आप वहां पे चली गई और आपने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से अपना एमबीबीएस किया। उस वक्त का कोई संस्मरण आपको याद हो वो बताएं। कोई संस्मरण, मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे। जब आप वहां पे पढ़ रही थी तो कैसा लगा आपको? वहां पे जो टीचर्स थे, वहां पढ़ाई थी? एक मैं बताना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहूंगी। एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल थी क्योंकि मैंने अपनी सारी पढ़ाई यूपी बोर्ड से करी थी, तो इंग्लिश उतना आसान नहीं था मेरे लिए शुरू में। ब्राइट स्टूडेंट थी, चीजें समझ लेती थी, लेकिन जब टीचर्स थॉरोली इंग्लिश में पढ़ाते थे तो कभी कभी लेक्चर को पकड़ पाना मुश्किल होता था, और कभी कभी वाइवाज में आंसर कर पाना आसान नहीं होता था सब्जेक्ट को जानते हुए भी। तो मुझे शायद लगता है कि मुझ जैसे बच्चों को जो यूपी बोर्ड से जाते हैं प्रोफेशनल कॉलेज में, थोड़ा 1.5 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनको लैंग्वेज से भी स्ट्रगल करना पड़ता है और स्टडीज से तो करना ही करना पड़ता है। बट मैंने मेहनत करी और मैंने अच्छा परफॉर्म क्योंकि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो ज्यादातर इंग्लिश में ही होती होगी। बिल्कुल, वो तो उसमें हिंदी का तो बहुत कम यूज होता होगा। और हम ठेठ हिंदी पढ़ के गए थे सर। तो आप बहुत ठेठ हिंदी पढ़ के गई थी, तो आपको थोड़ा पर लेकिन आपने मेहनत करी और आपने एमबीबीएस किया। तो एमबीबीएस करने के बाद आपको मन में क्या विचार आया कि आपने एमएस कर जो आपने किया, तो उसमें आपने यही ऑप्थेल्मोलॉजी क्यों चूज की? ये आपको मेरिट पे मिली थी कि आपने चूज की थी, या किसी का कहना था, आपके पापा ने कहा था, या आप खुद चाहती थी, आपको इंटरेस्ट था नेत्र शल्य चिकित्सा में जाने के लिए? एक्चुअली सर हमारे से 2 साल पहले तक चीजें मेरिट पर मिलती थी, यानी कि जिस समय मैंने एंट्रेंस दिया था उस समय तक मेरिट पर मिल रही थी, लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते ये पीजीएमई एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। वो हमारे लिए फिर से मुश्किल काम हो गया कि आप एक एग्जाम क्रैक कर आए, आपने सोचा जिंदगी आसान होगी और आपने अच्छा परफॉर्म करा थ्रू आउट द 5 इयर्स और आप टॉप 20 में बने रहे, आपको लगा आपको मेरिट से मिली जाएगी आपकी मनपसंद ब्रांच। फिर हमने पीजीएमई करा, तो हमारा इंटर्नशिप थोड़ा सा उसमें खराब हो जाता है, जिसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं वार्ड्स वगैरह में जाकर, लेकिन और एक्सपीरियंस भी कम था क्योंकि 2 ही साल पहले पीजीएमई शुरू हुआ था, तो बहुत ज्यादा आपके पास चीजें नहीं थी कि किस तरीके से एग्जाम होगा। तो करा पीजीएमई के बाद, क्योंकि अब उसमें आपकी चॉइस आपकी मेरिट पर ही बनती है, आप अपनी मेरिट के बेसिस पर ही अपनी चॉइस कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं मिलता। तो उस समय काउंसलिंग हुई, मेरिट बनने के बाद काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में जब मैं काउंसलिंग रूम में पहुंची तब मेरे पास जो ऑप्शंस थे तो बहुत और सब जगह की मुझे गायनी या मेडिसिन मिल रही थी, लेकिन एक शायद टीचर वो केजीएमसी के ही रहे होंगे, उन्होंने मुझसे बोला कि केजीएमसी की एक सीट है ऑप्थेल्मोलॉजी की, लोगे? मुझे केजीएमसी से पता नहीं लगाव हो गया था, तो मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी चूज कर ली। और उस समय मुझे अपनी बुआ याद आई जिन्होंने बचपन में मुझसे जब बात करते पे एक बार कहा था कि तुम आंखों की डॉक्टर बनना, तो वो एक कहीं ना कहीं क्लिक कर गया दिमाग में और मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी ले ली। तो मतलब आपके 2 कारण हुए एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी ज्वाइन करने के। एक तो कि आपका अपने केजीएमसी लखनऊ मेडिकल कॉलेज से लगाव था, तो आपने उस वजह से, और दूसरा आपकी बुआ जी ने जो कहा था आपसे बचपन में, और जो आपकी सबकॉन्शियस में रहा होगा कि आंखों का डॉक्टर बनना है। तो कभी जब आप आंखों की डॉक्टर बनी, उसके बाद आपके मन में कभी विचार आया कि मैंने आंखों की डॉक्टर ना बन के मैं और मेडिसिन में जाती या कोई और डिपार्टमेंट लेती तो शायद मैं जल्दी नाम अच्छा बड़ा कमा पाती? या कोई शुरू की बात कर रहा हूं मैं, अब की बात नहीं कर रहा, अब तो आप को विचार आने का सवाल ही नहीं है, लेकिन उस वक्त जब आपने एमएस कर लिया था तब आपके और आपके जो दोस्त होंगे मेडिकल कॉलेज के जो पास आउट हुए होंगे, कोई मेडिसिन में गया होगा, कोई सर्जरी में गया होगा, कोई ऑर्थोपेडिक्स में, तो उस वक्त आपके मन में क्या विचार आया था?
सर लड़कियां ज्यादातर गायनी ऑप्ट करती हैं, है ना, मोस्टली। तो गायनी अवेलेबल थी, गायनी मुझे करना नहीं था, वो मुझे नहीं करना था। ऑप्थेल्मोलॉजी में जब मैं गई तो रादर मैं बहुत खुश थी कि किस्मत से फिर से मुझे एक अच्छी चीज मिल गई कि अपने आप में स्पेशलिटी है। आपको फिर से एमडी करने के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए अलग नहीं जाना, आपके पेशेंट आप ही के पास आएंगे, आपको अलग स्पेशलाइजेशन के लिए भेजना नहीं है। तो तब तो मैं खुशी थी उसमें, मुझे अच्छा ही लगा। और कूल ब्रांच लगी, आपको लेट नाइट इमरजेंसीज नहीं करनी है, कंफर्टेबल है, और आप स्किलफुल काम कर सकते हैं। फिर लोग बहुत थैंकफुल भी होते हैं जिनको विजन मिलती है उसके लिए, तो मुझे बुरा नहीं लगा उसमें। तो आपने जब ये कर लिया, कोर्स कर लिया, तो एक तो जब आप एमएस कर रही थी, कोई इस वक्त ऐसी बात हुई जो आपको बहुत लगी हो, जिसने आपको प्रेरित किया हो, या आपको बड़ी खुशी महसूस हुई हो कि आपने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा था, और आपने तभी सोचा हो, क्योंकि जो आपका प्रोफाइल है वो कहता है कि आपके मन में दृढ़ विश्वास था कि आप बहुत बड़ा काम करेंगी, आगे चल के समाज का में अच्छी सेवा करेंगी। तो कुछ ऐसा हुआ था क्या उस दौरान आपके साथ? उस दौरान सर कंटिन्यूसली बेसिस पे लाइक मेरे टीचर्स या मेरे कलीग या मेरे सीनियर्स हमेशा मुझे प्रेज करते रहते थे मेरे सिंसियर वर्क के लिए, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा। मेरे पेशेंट मुझे ब्लेसिंग्स देकर जाते थे, वो मुझे मोटिवेट करता रहा। एक मेरे प्रोफेसर थे जिनके साथ मैं जब काम कर रही थी, डायरेक्टली उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन एक बार ऐसी ग्रुप में कहा, अच्छा डॉक्टर पूनम आपकी रेजिडेंट है और शी इज गोइंग टू असिस्ट यू इन सर्जरी, तो चिंता की कोई बात नहीं है, शी इज वंडरफुल असिस्टेंट। तो उसने मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मुझे तो मोटिवेट इसका मतलब जब आप मेडिकल में पढ़ती थी तब भी आपकी ख्याति या आपके कार्य की निपुणता के बारे में और आपकी इतना डेडिकेशन के बारे में को मेडिकल कॉलेज में ही लोगों को पता चल चुका था। उसके बाद जब आपने एमएस कर लिया तो आपने किसी सर्विस में जो आपने सर्विस करी है, जैसे आप चंदौसी में गई जैसा प्रोफाइल में बताया गया, लेकिन क्या आपके मन में नहीं आया कि किसी बड़े शहर में काम करें, या कोई और बड़ी कंपनी ने आपको कोई ऑफर दिया हो, या आपने कुछ और सोचा उस वक्त? सर मुझे लगता है सब कुछ डेस्टिनी है। मैंने भी चाहा था कि मैं बड़े शहर में काम करूं, बड़े शहर का एक्सपोजर लूं। फिर से मेरे पापा नहीं चाहते थे तुम दिल्ली में जाकर काम करो। तो लेकिन वो एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ, है ना, उनकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा हुआ। मैंने रोटरी आई हॉस्पिटल में काम करना शुरू करा। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, 97 में जस्ट तो एमएसए आप दोबारा चंदौसी पहुंच गई थी। लखनऊ से चंदौसी पहुंचना थोड़ा सा कष्टदायक हुआ होगा, क्योंकि आपने करीब 8-9 साल बिताए होंगे, 10 साल लखनऊ में बिताए। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश का तो एक बहुत जाना माना शहर है, वहां की कैपिटल है। तो वहां से चंदौसी जब आप पहुंची तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? उस वक्त शुरू में लगा, मैं चाहती थी मैं बाहर जाऊं, लेकिन जब मैंने ज्वाइन कर लिया 97 के बाद तुरंत मैंने ज्वाइन कर लिया, तो वहां पे इतने पेशेंट और इतना काम था और मैंने सब कुछ खुद लर्न करा। तब मैं अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझती थी सर। पहले ही दिन से मैं 85 पेशेंट्स की ओपीडी मैंने देखा। एवरी ऑल्टरनेट डे हम 20 केसेस सर्जरी करते थे। इतना एक्सपोजर तो आपको 10 साल की प्रैक्टिस के बाद भी नहीं मिलता। तो मैं उतना बिजी हो गई और फिर लर्न करती चली गई बहुत सारी चीजें। उस टाइम में वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई, गंगाराम से एक डॉक्टर आते थे वहाँ पे मंथली वीकली, तो उनके साथ दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से? डॉक्टर जी। जहांगीर, तो उनके साथ मुझे उनका एक्सपोजर मिला। तो तब उस समय में वर्स भी हो गई कि दिल्ली में क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहे हैं, और मैं उस छोटे शहर में भी उनकी गाइडेंस में अच्छा काम कर पाई। तो वो बहुत अच्छा रहा मुझे। और वहाँ पे वहाँ के लोग, छोटा शहर था, मेरा अपना शहर था, तो लोग जल्दी से जान गए और मैं जल्दी से पॉपुलर हो गई। और अभी भी लोग मुझे, मेरी फैमिली को अभी भी बोलते हैं कि डॉक्टर पूनम जैसी डॉक्टर अभी फिर कभी नहीं आई। कभी आपके मन में ऐसा नहीं विचार आया कि जब आप शुरू शुरू में पहुंची चंदौसी में, तो आपके परिवार को तो सब जानते थे और आपको उन्होंने छोटी बच्ची के रूप में देखा था, तो वो आपको जब दिखाने आते थे तो कहते होंगे वहां की भाषा में कि बच्ची हो तुम देख लेना, ठीक देखो, या तो आपको कभी बुरा महसूस हुआ या गर्व महसूस होता था? धीरे धीरे आदत पड़ गई। वो लोग कहते थे, कभी कभी कहते थे जाके अपने मम्मी को बुला दो, अपने पापा को बुला दो, वो देख लेंगे, ऐसा मेरे को कई बार बोला। और फिर फिर धीरे धीरे इनिशियली वो लोग बड़ा हेजिटेट करते थे एक फीमेल डॉक्टर से आई सर्जरी कराने में। बट वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली गई। शुरू में लगा वहां पे एक केस था, बच्चा था, वो मुझे याद है, छोटा सा बच्चा था, उसके पास सर्टन सी फाइंडिंग थी और उसके पेरेंट्स मुझे लेकर आए, मैंने उसको डायग्नोज किया
और मैंने उनसे कहा कि आप इसका सीटी स्कैन करा लीजिएगा। चंदौसी में सीटी स्कैन होता नहीं था, तो मैंने उनको भेजा आप अलीगढ़ चले जाइए या बाहर चले जाइए, तो वो नहीं गए। फिर मार्केट में एक दिन वो 2 दिन के बाद मुझे मिले, मैंने कहा आपने कराया या नहीं कराया? तो बोले नहीं कराया। मैंने कहा करा लीजिए। तो उनको लगा कि मैं दोबारा से कह रही हूँ, मार्केट में कह रही हूँ, वो चले गए। तब जब उन्होंने अलीगढ़ में गए, वहाँ पे जाके फिर दिल्ली भी चले गए, डॉक्टर्स ने देखा बोले इसमें कुछ तो है नहीं, लग नहीं रहा, उन डॉक्टर ने क्यों कहा आपसे कराने को? जब उन्होंने सीटी स्कैन कराया तो उसमें ट्यूमर निकला, आई के पीछे ट्यूमर निकला। तो तब से वो उन लोगों ने फिर मुझे बुला के फैसिलिटेट किया और चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। तो उस वक्त आपके परिवार को, क्योंकि तब तक आप उस परिवार की एक बच्ची के रूप में जानी जाती थी, और आपने जैसे बताया कि अब लोग बाग आपके परिवार को डॉक्टर पूनम अग्रवाल के परिवार से के नाम से जानते हैं, डॉक्टर पूनम के नाम के परिवार से, तो उस वक्त आपके परिवार को कैसा महसूस हुआ और आपको कैसा महसूस हुआ? सर मैं तो शांति से काम करती रहती थी, मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, मुझे तो चीजें बहुत बाद में पता चलती रही और मैंने कुछ सोचे बगैर बस मुझे टाइम से जाना है, टाइम से काम करना है और जो काम करना है अच्छे से करना है, ऐसा मुझे नहीं पता चला। और जैसा मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ज्यादा बोलते नहीं थे, उन तक जो खबरें जाती थी वो शांत रहते थे। वो ना आपको पता ही है, पुराने पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज्यादा बोस नहीं करते थे, आजकल बहुत ज्यादा बोस करते हैं, पहले नहीं करते थे, शांति से रखते थे ताकि आप डाउन टू अर्थ रहें। तो उसके बाद फिर आप मथुरा आई। जी। ऐसा क्यों? मथुरा में, मथुरा आपको क्यों पसंद आया? मथुरा मतलब मथुरा ही क्यों आपने चूज किया? नहीं, मथुरा जब मेरी शादी हुई थी सर 2000 में, मेरे हस्बैंड मथुरा में थे। अच्छा, तो इस वजह से आप मथुरा आ गई। तो मथुरा जब आप आई तो चंदौसी से तो मथुरा बड़ा ही है। हाँ जी, बड़ा है। तो उस और फिर आपने मथुरा में आके कहाँ, ये सीधे आप इस मां सरस्वती अस्पताल में शुरू किया कार्य या और भी कहीं कार्य किया? नहीं सर, मथुरा में आने पर, हालांकि मथुरा शहर बड़ा है, लेकिन शुरुआत में मुझे प्रॉब्लम हुई कि काम नहीं मिल रहा था क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं थे। तो मैं मां सरस्वती हॉस्पिटल में गई, दीपक भाई सबसे मैं मिली, तब वो अपना डिपार्टमेंट शुरू कर रहे थे आई का। उन्होंने मुझे फिर कहा कि आप आ जाइए। मैंने शुरू करा, एक पेशेंट से मैंने देखना शुरू करा, देयर वाज वन पेशेंट, और वो मुझे अभी तक याद है क्योंकि रहेगा भी याद। जब आपकी जिंदगी के इतने लंबे स्पैन का पहला केस था जिसके बाद चीजें आगे बढ़ी, तो वो अल्सर का पेशेंट था, उसको मैंने स्पेशल तरीके से इंजेक्शन वगैरह लगा के ठीक करा क्योंकि वो क्रॉनिक हो चुका था, ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने फिर मेरा पब्लिसिटी उसी पेशेंट ने करी। तो आपको अजीब नहीं लगा कि कहाँ आप इतने सारे पेशेंट देख रही थी ओपीडी में, चंदौसी जैसी छोटी जगह में, और आप जब मथुरा आई तो आपको एक पेशेंट आया ओपीडी में, और उसके बाद थोड़ा उस वक्त आपको कुछ अजीब सा महसूस हुआ या आपको लगा कि नहीं ये तो चलेगा? नहीं, थोड़ा सा सर अजीब तो हुआ, चीजें तो थी, प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस चीज के लिए मथुरा आई थी तो सब्र करा, धीरे धीरे मेहनत करी, सब्र किया। मुझे लगा कि मुश्किल होगा, यहाँ लोग मुझे नहीं जानते हैं, टाइम लगेगा, तो सब्र करती रही, दीपक भाई सबका सपोर्ट मिलता रहा और चीजें फिर आगे। तो आपने जब मथुरा में अपना इस तरह कार्य शुरू किया तो क्या यहाँ पे प्रारंभिक क्या दिक्कतें आई? क्योंकि मथुरा भी बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं, जब आपने ज्वाइन किया होगा, जब आप मथुरा आई थी, मेडिकली इतना एडवांस नहीं था, क्योंकि मथुरा के पास में आगरा और दिल्ली पास में होने की वजह से ज्यादातर जो पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे वो वहां रेफर होते थे। तो ऐसा आपको उस वक्त कैसा महसूस होता था कि जब आप पेशेंट देखती थी और वो पेशेंट कहता था अच्छा मैं दिल्ली दिखा लेता हूँ? बिल्कुल सर, ऐसा होता था। मथुरा वैसे एडवांस नहीं था, और बल्कि मैं चंदौसी में जो काम करके आई थी वो बहुत ज्यादा एडवांस करके आई थी। मथुरा में उस समय ट्रेडिशन नहीं था, मथुरा के पेशेंट थोड़े से अवेयर नहीं थे, या तो वो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, या दिल्ली जो अवेयर थे वो दिल्ली या आगरा जाना चाहते थे, और जो अवेयर नहीं थे वो कहीं नहीं जाना चाहते थे, वो कैंप में जाना चाहते थे, उस तरीके से काम नहीं कराना चाहते थे। इवन जो आंख में लेंस डाला जाता है, उस लेंस की पावर मेजर करने का भी सिस्टम मथुरा में उस समय नहीं था, जो कि मैं करके आई थी, तो मुझे थोड़ा सा और लगता था। धीरे धीरे करके चीजें शुरू हुई और तब आगे बढ़ी। मुश्किल था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड की वजह से आई थी, तो वो एक मेरे लिए सपोर्ट था। कैसा रहता है, मैं थोड़ा सा एक निजी प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपके हस्बैंड डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर हैं, और डॉक्टर की जिंदगी व्यस्त बहुत रहती है, सबको पता है, और आप पूरे व्यस्तता से रहते हैं, तो कभी आप लोगों के मन में ये नहीं आया, या आपके मन में कभी नहीं आया कि मेरी जो परेशानी है मेरे हस्बैंड नहीं समझ पाते, या हस्बैंड आपके सोचते हैं
कि भाई मैं भी इतना व्यस्त रहता हूं, मैं भी कार्य करता हूं और मेरी वाइफ जो है वो खुद व्यस्त रहती हैं, तो या परिवार में या बच्चों के संग ऐसा नहीं हुआ कि आप व्यस्तता बहुत बढ़ गई और बच्चों को आपने नेग्लेक्ट किया? नहीं सर, एक्चुअली शुरू में मुझे लगता था ऐसा कि वो मेडिको नहीं है तो मेरी फील्ड की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, या वो बहुत ज्यादा टची होते थे। वो उनका हमेशा जो आउटलुक होता था वो पेशेंट पार्टी की तरफ से होता था, डॉक्टर की तरफ से नहीं होता था। लेकिन मैंने कभी बोला नहीं है, मैं अपनी कभी भी परेशानी शेयर नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने शुरू करी तो मुझे पता चला कि वो तो ही इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो बहुत अच्छे से चीजों को समझते थे, तो पूरा सपोर्ट किया। बल्कि शुरू में वो ज्यादा बिजी थे, मैं कम बिजी थी। और तब मैं कहती थी तुम बहुत बिजी हो, तो कहते थे थोड़ी दिनों में तुम इतनी बिजी हो जाओगे कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा। और वो वही हो गया है। ये जो पिछला 1.5 साल गया, 1.5 वर्ष कोविड का, जो कि बहुत ही परेशानी का वर्ष था, तो उस वक्त कैसा आपके संग, क्योंकि आप तो आई की रही और कोविड में तो के पास आना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप इस तरह आप कोविड के जो पेशेंट, ये जो ड्यूरेशन टाइम था, जो पेशेंट्स आते थे दिखाने के लिए, या जैसे अब लॉकडाउन नहीं रहा है मथुरा में तो अभी आप पेशेंट्स देख रही हैं, तो कैसे प्रोटोकॉल आप कैसे रखती हैं जिससे कि पेशेंट में कॉन्फिडेंस हो और आपको भी कॉन्फिडेंस हो कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो? जी, इनिशियली जब फर्स्ट वेव आई थी सर, तो सब लोग को, हम लोगों को भी बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी उससे बचाव का। तो शुरू के 1 महीना तो हम लोगों ने बंद रखा कि समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब चीजें समझ में आई तो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ हमने खोला। उसमें हमने अपने लिए सेफ्टी के लिए मैंने अपनी टेबल के आगे कर्टेन लगाया, एसी कर्टेन, ट्रांसपेरेंट कर्टेन। और जहाँ मेरा स्लेट लैंप होता है वहाँ पे पेशेंट के, जहाँ मैं क्लोज जाती हूँ वहाँ पे एक बेडशीट लगाई, ताकि पेशेंट और मेरे सिक्रीशंस आपस में मिले नहीं। और पेशेंट को मैं अपने से दूर बैठाकर बात करती हूँ, और बात करने के बाद जब मैं एग्जामिन करती हूँ तो पेशेंट को बोलने को मना कर देती हूँ, एग्जामिन करके उसको फिर से हटा देती हूँ। हर आने वाले पेशेंट को हमने मास्क दिया, क्योंकि पेशेंट नाराज होते थे, उनसे कहें कि आप मास्क लेकर आइए, हमने खुद से उनको मास्क प्रोवाइड किया, उनके हाथ सैनिटाइज कराते थे। और हर पेशेंट के जाने के बाद हम अपने पूरे चैम्बर को सैनिटाइज करते थे, ताकि दूसरे पेशेंट में, हमें इम्पॉर्टेंट ये भी था कि हम इन्फेक्ट नहीं हो और हमारा पेशेंट भी कोई हमारे हाथ से इन्फेक्ट होकर ना जाए। तो स्लेट लैंप पर चिन्ह रखते हैं, तो उस चिन्ह रेस्ट को हम पूरा सा डिसइंफेक्ट कराते थे। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई डॉक्टर पूनम अग्रवाल। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेंगी, डॉक्टर या अपने हस्बैंड की तरह एकेडमिशियन? सर, आजकल तो ये होता नहीं है ना कि माँ बाप के सपने बच्चे पूरा करें। आजकल बच्चों को जो करना होता है माँ बाप वो पूरा करते हैं। तो अगेन मैंने बच्चों से कह दिया कि आपको जो करना है वो करो। और आजकल के बच्चे हर पल हर दिन अपनी चॉइस बदलते रहते हैं। ठीक है, वो जो करना चाहे उनको फ्री छोड़ रखा है जी। अच्छा, बहुत मतलब जो आपने बात बताई, बहुत ही अच्छी बातें बताई। और अब चलते चलते, क्योंकि आपने जो, मैं एक ही बात कहूंगा, आज इतने कम समय में जब आपकी मेरे पे प्रोफाइल आई तो मैं सोच रहा था कि आपके अचीवमेंट, लेकिन जब आपके मैंने अचीवमेंट्स देखे तो लगा कि आपने इतने अचीवमेंट्स किए हैं। कभी आपके मन में इच्छा नहीं होती कि इतने अचीवमेंट के बाद भी अभी आपको जो सम्मान मिलना चाहिए, समाज तो आपको सम्मान दे रहा है लेकिन जो वैसा सम्मान मिलना चाहिए वो एक अभी भी सम्मान आपको उतना नहीं मिला, जो अगर आप बड़े शहर में होती तो अब तक आपको कितने अवार्ड्स मिल चुके होते? ऐसा कभी महसूस होता है? नहीं सर, पेशेंट की स्माइल कितना बड़ा अवार्ड है, रिवॉर्ड है। मतलब जो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन है सर, दिन बन जाता है। अगर कोई पेशेंट आपको कहकर चला जाए थैंक यू डॉक्टर और मैं ठीक हो गया, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं। मुझे बाकी सारे सम्मान बहुत 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 बढ़िया बात बताई आपने, और वो भी एक डॉक्टर्स डे में, कि अगर कोई पेशेंट सम्मान दे, सिर्फ मुस्कुराए या थैंक यू कहे तो कितनी बड़ी बात होती है। चलते चलते डॉक्टर पूनम अग्रवाल, क्या संदेश देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को कि वो क्या करे, और आपका क्या उनके लिए मैसेज है? सर, मैंने तो एक ही चीज अपनी जिंदगी में सीखी है कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो। काम कोई भी हो सकता है आपके पास में, आप जिस भी काम को ईमानदारी से और लगन से करोगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ सोच के नहीं करना है, और हर काम को, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, इवन आप घर का काम भी करते हो तो वो भी ईमानदारी से पूरे मन से करना चाहिए। हाँ, एक और चीज सर, ये डॉक्टर्स डे पर मैं आपके चैनल्स के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि आजकल जो डॉक्टर्स के प्रति
भावना, दुर्भावना लोगों के मन में आ गई है, इसको थोड़ा जल्दी से खत्म कर दें, है ना? आप शायद अभी भी अगर ज्यादा दिन नहीं बीते हैं तो अभी भी सारे पेरेंट्स से पूछेंगे, तो जैसा आपने पूछा कि डॉक्टर बनाना चाहोगे, इंजीनियर बनाना चाहोगे, लगभग 2 मेन स्ट्रीम आती हैं। तो जब आप अपने हर बच्चे के बारे को डॉक्टर बनाने के सपने देखते हो, तो फिर आप डॉक्टर के साथ इतना मिसबिहेव कैसे कर सकते हो? तो वो नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर्स डे में। और मैं भी अपील करूंगा, आज सुबह भी मेरा जो प्रोग्राम था डॉक्टर्स डे पे मीडिया कॉन्फ्रेंस गुजरात लाल गोयल, उसमें भी जो डॉक्टर्स आए थे और आई थी, उन्होंने भी यही बात कही कि हमें डॉक्टर्स के लिए सिर्फ ताली बजाने से या फूल बरसाने से नहीं, उनको मन से आदर और श्रद्धा देनी चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर पूनम अग्रवाल। और मैं सोचता हूं कि हमारे सब दर्शक जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो आगे देखेंगे, वो इस बात को समझेंगे, महसूस करेंगे कि जब हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आज उनको जो डॉक्टर हैं उन्हें हम इज्जत क्यों नहीं देना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय दिया हमारे प्रोग्राम कल आज और कल लाल गोयल के संग में, जिसका सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के द्वारा एवं फेसबुक और यूट्यूब पे भी इसे सीधा प्रसारित किया गया। एंड इन आवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक in the morning session of our media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. And tomorrow, our topic is increasing crime among youth. And the panelists are Dr. Rajiv Anand, Senior Psychiatrist and Marriage Counselor, Mumbai; Miss Urvashi Varman, Principal, The Palace School, The City Palace, Jaipur; Advocate Jyoti Pawar, High Court, Mumbai; Dr. Iti Shri Siddhana, MD, Consultant Psychiatrist, Chandigarh. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम अग्रवाल, आप हमारे पास आई, जुड़ी और आपने इतनी अच्छी बात है अपने जीवन की यात्रा की बताई, जो एक बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत रहेंगी युवा पीढ़ी के लिए भी और सबके लिए भी। और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका, आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारा कार्यक्रम देखा।